जो आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में क्लास 11th के लिए आज लेकर के आए हैं एक नया चैप्टर, नया टॉपिक और नया प्रोसेस। देखिए आज जो शुरू कर रहे हैं वो है समृद्ध संख्या और द्विघातीय समीकरण। समृद्ध संख्या तथा द्विघातीय समीकरण। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, थोड़ा छोटा चैप्टर है पर बहुत ही अच्छा है, समझ में आएगा। तो सबसे पहले जैसे कि पढ़ाने की प्रक्रिया है हमारी, आज रूल बता देंगे फिर शुरू करेंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 5 है, लेसन 5। ठीक है, 5 है, लेसन 5 है। ठीक है, देखिए अगर रूल की बात करें तो जैसे वर्ग आप जानते हैं, कोई जैसे वर्ग हो x² - 25 इज इक्वल टू 0। अगर कहा जाए x की वैल्यू बताइए तो आप लोग कहते थे x² इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू √25 एंड x इज इक्वल टू ±5। बहुत आराम से आंसर आप दे देते थे। यही अगर ऐसी स्थिति आ जाए, थोड़ा बातों को ध्यान दीजिएगा, यही अगर x² + 25 इज इक्वल टू 0 हो जाए और x² इज इक्वल टू -25 हो जाए तो x इज इक्वल टू रूट में -25 हो जाएगा। तो जो ये माइनस आया है इसको आप कहेंगे 25 इंटू रूट में -1, कहेंगे √25 इंटू रूट में -1, इसे कहेंगे ±5 जैसे कहते थे और रूट में -1 बचा रह जाता था। तो इसी को ग्रीक भाषा में इसी को कहा जाता था आयोटा। आयोटा, और आयोटा का मतलब होता है इमेजनरी। इमेजनरी कहते हैं और इमेजनरी को किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। मतलब इसे कहा जाने लगा ±5i। आई जिसके साथ होगा वो काल्पनिक होगा, अर्थात जो समृद्ध संख्या है, जो समृद्ध संख्या है, जो समृद्ध संख्या है वो दो प्रकार के संख्याओं से मिलकर बना होगा। एक होगा वास्तविक, एक होगा वास्तविक संख्या और एक होगा काल्पनिक संख्या। मतलब जिसके साथ आई होगा, जिसके आई रहेगा जिसके साथ, वो काल्पनिक होगा, और जिसके साथ मतलब जो बिना आई का होगा वो वास्तविक यानी रियल नंबर होगा। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर परिभाषा कहा जाए तो वास्तविक काल्पनिक संख्याओं को योग व अंतर के रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? समृद्ध संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, समृद्ध संख्या कहलाती है। ठीक है, अब आगे देखिए। तो समृद्ध संख्या में अगर आगे बढ़ा जाए, नोट्स बनाते चलिए या स्क्रीनशॉट लेते चलिए। तो जब आगे बढ़ेंगे तो आप अब जान चुके हैं कि जो आई है उसका मान रूट में -1 होता है, अर्थात आई की वैल्यू रूट में -1 हो सकती है
तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी -1। ये बात आपको मन में रखना है, काम आएगा। इसी तरह अगर हम आई क्यूब देखें तो आई स्क्वायर इंटू आई क्यूब को क्या कह सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई, और आई की वैल्यू क्या होती है आई स्क्वायर की -1 इंटू आई अर्थात -i। अगर आई क्यूब कहीं पर है तो आप क्या कहेंगे -i। इसी तरह अगर आई पर 4 देखें तो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर -1 इंटू -1 कितना होगा 1। मतलब आई पर 4 है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। इसी से आप ढेर सारे प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे कह देगा आई टू दी पावर 2000, आई टू दी पावर 100, आई टू दी पावर -50, तो सबका सॉल्यूशन इसी 1 के रिस्पेक्ट में ही होगा। अगर आई पे 5 कह दिया जाए तो आई पे 4 इंटू आई पे यानी इंटू आई मतलब आई के लिए केवल यही 4 मान जिम्मेदार होंगे, या तो -1 आएगा, या तो -i आएगा, या 1 आएगा, या फिर i आएगा। अब चाहे 6 हो, 6 ले लीजिए। देखिए 6 क्या होगा, i पे 6 आई स्क्वायर -1 फिर -1 आ गया। मतलब कि यही 4 मान इस पर डिपेंड करेंगे। कौन कौन से 4 मान इस पर डिपेंड करेंगे, -1 -i 1i। अब चाहे जितनी पावर हो, ठीक है। आगे एक टॉपिक आएगा कि पहला ही चैप्टर है a+ib के रूप में व्यक्त करिए। तो आप क्या कहेंगे, जो समृद्ध संख्या होती है इसको z से प्रदर्शित किया जाता है और x+i y। x जो है रियल भाग है और जो i है इमेजनरी भाग है, इमेजनरी भाग है। i जो है वो कैसा भाग है, इमेजनरी भाग है। ओके, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लेते चलिए या नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको जब आगे पढ़ाएं तो कोई असुविधा महसूस ना हो। देखिए जब आगे बढ़ेंगे तो ढेर सारी व्यवस्था दी रहेगी, मतलब व्यवस्थाएं उलझी रहेंगी और कहेगा a+ib के रूप में व्यक्त करिए। तो वो गुणा भाग जोड़ घटाने पर डिपेंड करेगा कि आप कितना अच्छा गुणा भाग जोड़ घटाना कर लेते हैं। ठीक है, कितना अच्छा गुणा भाग जोड़ घटाना कर लेते हैं। यानी जो प्रवेश करेंगे तो कहेगा a+ib मतलब रियल और इमेजनरी के रूप में व्यक्त करें। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट हम बता दे रहे हैं। पहले तो जो i के मान है, मतलब किसका किसका i² -1 कहीं भी दिखेगा i², तो उसकी जगह -1 रख के आप हल करेंगे। अगर दूसरा है यदि हर में समृद्ध संख्या उपस्थित है तो उसको परिमेयीकरण द्वारा, रैशनलाइजेशन द्वारा, परिमेयीकरण द्वारा हटाते हैं। ठीक है, अगर अपॉन में मतलब हर में कॉम्प्लेक्स नंबर है और a+ib के रूप में व्यक्त करना है तो हमेशा और हमेशा आप क्या कहेंगे, परिमेयीकरण करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। और i² की मदद तो लेंगे ही। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो 2 शब्द आएगा, मापांक और कोणांक। मापांक और कोणांक कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लें
z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, x मतलब x एक्सिस, y मतलब y एक्सिस। अगर हम इसे एक तल पर बनाएं, मतलब इसका एक शब्द और अभी हम लिखने चल रहे हैं, क्रमित युग्म। क्रमित युग्म या क्रमिक रूप में अगर लिखना हो तो रियल कॉमा इमेजनरी लिखा जाता है। क्रमित युग्म में लिखना हो तो रियल कॉमा इमेजनरी लिखा जाता है। रियल मतलब x और इमेजनरी मतलब y। अब यही अगर तल पर आ जाए तो आप जानते हैं ये x है और ये y है। मापांक यानी इसका जो r है ये, तो ये x है, ये y है, ये अगर r हम कह दें तो कितना होगा, ये 90 डिग्री होता है। r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पाइथागोरस है। r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इसका क्या होगा, ये इसका मापांक होगा, ये इसका मापांक होगा। अगर हम कोण थीटा ले लें यहाँ पर, तो ये लंब है, ये आधार है, तो कहेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी y अपॉन x, यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई x, काल्पनिक बटे वास्तविक, काल्पनिक अपॉन इमेजनरी। ठीक है। अब देखिए, आप जाने a प्लस आई बी, आपने जाना मापांक कोणांक। आगे इसका मिलेगा क्रमित युग्म रियल कॉमा इमेजनरी। आगे अगर बढ़ते हैं तो पूछा जाता है ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म। आगे इसमें आता है ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म। यदि ध्रुवीय रूप को देखा जाए, ध्रुवीय रूप को देखा जाए, ध्रुवीय रूप पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा। अगर किसी समृद्ध संख्या को a प्लस आई बी को पोलर फॉर्म में बदलना है तो किससे टैली कराते हैं, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। जहां वास्तविक भाग है, वास्तविक भाग इसका r cos थीटा है और काल्पनिक भाग इसका, काल्पनिक भाग r sin थीटा है। वास्तविक भाग r cos थीटा है और काल्पनिक भाग r sin थीटा है। इसके आगे एक नियम है जो जरूरत पड़ती है डिमाएवर, डिमाएवर प्रमेय की। देखिए इसमें क्या फॉलो होता है, ध्यान दीजिए। जैसे दो रूल है, पहला रूल इन्होंने बताया था कि cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा इंटू कॉस गामा प्लस आई साइन गामा, चाहे जितनी व्यवस्था हो डिमाएवर रूल से हो जाता है कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, चाहे जितने इनटू में हो, इनके एंगल जो हैं अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा जुड़ जाते हैं। एक और इन्होंने बताया था कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n जो हो, अगर ये बात है तो ये एंगल में आ जाता है। मतलब cos n थीटा
प्लस आई साइन एन थीटा, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। ओके, लिखिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे जब बढ़ेंगे इस प्रक्रिया में तो आपको मिलेगा इससे कुछ विविध क्वेश्चन। विविध मतलब जैसे कि कोई समृद्ध संख्या दे देगा। अब समृद्ध संख्या किसी के लिए भी दे सकता है, जैसे मान लीजिए कि विविध में बता रहे हैं इसका विविध, जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज ही दे दिया, यहाँ दे दिया x1 प्लस आई वाई वन, x2 प्लस आई वाई टू, x3 प्लस आई वाई थ्री। ठीक है, ये शीर्ष हैं ए बी सी। अब क्रमित युग्म इसका क्या होगा, x1 y1, x2 y2 और x3 y3, यही इसका क्रमित युग्म होगा। अब इसकी प्रकृति पूछ लेगा कि इसकी प्रकृति बताइए, कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, बता देंगे ना। प्रश्न में मिलेगा तो अच्छे से समझाएंगे, अभी केवल माइंड में रख लीजिए कि समकोण त्रिभुज है, ऐसे ही प्रश्न करेगा। इसी तरह चतुर्भुज में भी कर सकता है, एक चतुर्भुज दे देगा, इसके जो शीर्ष होंगे ए बी सी, क्षेत्रफल भी पूछ सकता है। अब शीर्ष पता है तो क्षेत्रफल तो बता ही देंगे ना, क्षेत्रफल भी पूछ सकता है। अब जैसे दे दे कि z1 बराबर x1 प्लस आई वाई वन, z2 बराबर x2 प्लस आई वाई टू, z3 बराबर x3 प्लस आई वाई थ्री, z4 बराबर x4 प्लस आई वाई फोर, ये है। तो अब इसको क्रमित युग्म में कैसे लिखेंगे, रियल कॉमा इमेजनरी, मतलब x1 y1, x2 y2 और x3 y3 और x4 y4, यही है ना। तो जैसे ही आप इसमें बदल लेंगे, आप इसे पता लगा सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज है या नहीं, समलंब चतुर्भुज है या नहीं, और इसका क्षेत्रफल भी आराम से निकाल सकते हैं। तो ये सब विविध में है। अगर 3 दे करके इसी तरह इसी 3 बिंदु को देकर संरेख भी पूछ सकता है, बताइए संरेख हैं कि नहीं। अगर डेल्टा 0 हो गया तो संरेख हो जाएगा, त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी नोट करिए। नेक्स्ट अगर प्रवेश करेंगे तो इसका जो अगला चरण होगा वो द्विघातीय समीकरण होगा। अगर द्विघात समीकरण को हम परिभाषित करें तो आप कह सकते हैं एक ऐसा समीकरण द्विघात समीकरण, एक ऐसा समीकरण जिसके चर पद पर एक ऐसा समीकरण जिसके चर पद पर उपस्थित अधिकतम घात 2 हो, वो क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण। एग्जाम्पल दें तो ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब द्विघात है तो इसके 2 मान होंगे x के और 2 मान होंगे, तो पक्का है इसके 2 मूल होंगे, वो मूल अल्फा और बीटा हैं। अगर गुणनखंड हो गया, गुणनखंड समझ रहे होंगे, किनारे वाले पद का फैक्टर ऐसा हो गया कि जोड़ने या घटाने पे मध्य पद आ गया, तो आप तेजी से मूलों की चर्चा कर सकते हैं। लेकिन अगर गुणनखंड संभव ना हुआ तो किसके पास जाएंगे,
श्रीधराचार्य जी के पास। श्रीधराचार्य जी द्वारा फैक्टराइज करके इनके मूलों को, इनके मानों को ज्ञात किया जाएगा। इसमें और ढेर सारी कहानी है जो कि आपको 10th में मिल चुकी होगी। हल्का सा आपको याद दिला दें, ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी लेकिन मन में रख लेना भी ठीक रहेगा, अपच नहीं होगा। जैसे दो मूल हैं तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा आपने पढ़ा था -b/a। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा आपने पढ़ा था c/a। मूलों का अंतर आप निकालते थे अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ठीक है, ये मूलों का योग, अंतर और गुणनफल हुआ। द्विघात समीकरण समृद्ध संख्या के बाद मिलेगा। ठीक है, इसके अगले चरण में अगर बढ़ा जाए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके अगले चरण में आपको द्विघात संबंधित अगर जानकारी देना चाहें तो कोई जैसे द्विघात समीकरण दिया है और उसका एक मूल पता है। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण है px² + qx + r = 0, इसका एक मूल दिया है, मान लीजिए a, इसका क्या है, एक मूल है। अगर ये इसका मूल होगा तो a जो है द्विघाती समीकरण को संतुष्ट करेगा। द्विघातीय समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। ठीक है, अगर x = a आप रख देते हैं तो इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, समृद्ध संख्या और द्विघात के लिए ये था फॉर्मूला। अच्छे से देखिएगा, एक दो बार वीडियो देख लेंगे तो अपने आप याद होता चला जाएगा। 11th के बच्चे निराश हो रहे थे कि 12th का वीडियो आ रहा है, मैसेज कर रहे थे व्हाट्सएप पे कि 11th वालों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो हमने कहा नहीं, थोड़ा समय की बाध्यता है, समय थोड़ा कम है इसलिए नहीं बन पा रहा है, लेकिन हमने जो बोला है तो अवश्य ही पढ़ाया जाएगा। इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। आपके लिए पूरा एक्सरसाइज समाप्त होगा। बोर्ड का एग्ज़ाम पहले था इसलिए 12th के ज़्यादा वीडियो जा रहे थे, लेकिन अब 11th का भी जाएगा। फॉर्मूला तैयार करिए, मिलते हैं एक्सरसाइज 5.1 के साथ अगले दिन। धन्यवाद।